राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। हेलो एवरीवन। एपिसोड 102। तुम डर क्यों रही हो? श्योर ने हाँ कहा तो दुआ ने चौंकते हुए कहा, क्या सच में? श्योर ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ। मैं सर हिला दिया। दुआ ने छोटे बच्चे की तरह दोनों हाथ फोल्ड कर आगे कर दिए, जिससे श्योर उसके बीच उसके हाथों की दीवार खड़ी हो गई। श्योर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम डर क्यों रही हो? दुआ ने जल्दी से कहा, डर? हम कहाँ डरे, हम तो ये बोल रहे हैं कि हमें देर हो रही है। श्योर ने फिर से उसके चेहरे पर नज़रें घुमाते हुए कहा, तो तुम्हें देर हो रही है? दुआ ने उसकी बातों पर हाँ में सिर हिला दिया। तो तुम्हें जल्दी जाना है? श्योर ने कहा। दुआ ने फिर से सर हाँ में हिला दिया। ठीक है, चली जाना, पहले मुझे बाय किस दो। श्योर ने उसकी कमर पर पकड़ते हुए कसते हुए कहा। दुआ ने आंखें बड़ी कर चौंकते हुए कहा, क्या बाय? बाय किस ये भी होती है क्या? उसकी बातों पर इस पर श्योर ने हाँ में सिर हिला दिया। आप जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही है ना? श्योर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो दुआ ने एक तरफ चेहरा झुकाते हुए उसके लेफ्ट गाल को अपने होठों से छू लिया। तुम नहीं सुधरोगी, उसने मन ही मन खुद से कहा और फिर उसे देखते हुए आगे बोला। तुम्हें तो रात में बताऊंगा बेवकूफ़ लड़की, उसने खुद से ही बोलते हुए उसे छोड़ दिया। उसकी पकड़ से छूटते ही दुआ ऐसे गायब हुई उसकी आंखों के सामने से जैसे वो कोई भूत हो। श्योर उसे इतनी जल्दीबाजी करते देखकर फिर से बोला, इसे मुझसे दूर जाने की कितनी जल्दी रहती है। दुआ ने बाहर गार्डन में आकर गहरी गहरी सांसें ली। वो 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी सिम्बा ने कहा, मैम आप कार में नहीं जाएंगी? उसकी आवाज़ सुनकर दुआ ने पलट कर उसकी तरफ देखा। सिम्बा 6 फुट 7 इंच वाला एक टोल फिट बॉडी और हैंडसम चेहरे का मालिक था। उसकी एज यहीं कुछ 30-32 रही होगी। उसके प्रॉपर बॉडी गार्ड वाला ब्लैक सूट पहना था और उसके कान में ब्लूटूथ लगा था। दुआ ने उसे देखा और कहा, तो उस शैतान ने आपको हमारे पीछे लगाया है। दुआ की बातें सुनकर सिम्बा चौंक गया और नासमझी में बोला, एक्सक्यूज़ मी मैम, हु इज़ डेविल? दुआ ने एक कदम फ्री स्टाइल में कहा, आपके बॉस द डेविल SSR। सिम्बा को अब समझ गया कि उसकी मैम उसके बॉस को शैतान राक्षस ऐसे नामों से बुलाती हैं। उसे हंसी तो आई पर उसने अपनी हंसी को बाहर आने से पहले ही अंदर दबा दिया। सिम्बा ने दुआ के लिए कार का बैक डोर खोल दिया। दुआ बैठ गई। सिम्बा आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आई। सिम्बा ने देखा तो वो एक टेक्स्ट मैसेज की नोटिफिकेशन थी। उसने मैसेज पढ़कर लिखा, सीज विद मी, इतना लिखकर उसने सेंड कर क्लिक कर दिया। कॉलेज में पायल ईशा मोहन और ऋषि के साथ बैठी बातें कर रही थी। वो सभी दुआ का वेट कर रहे थे। आज बहुत दिनों बाद सब एक दूसरे से मिल रहे थे। मोहित और ऋषि की चोट भी ठीक हो गई थी और वो दोनों को समझ भी आ गया था कि शौर्य दुआ से सचमुच प्यार करता है, ना कि टाइम पास। और जब दोनों को ये पता चला कि दुआ भी शौर्य से प्यार करती है तो दोनों ही समझ गए कि अब वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय इस सच को एक्सेप्ट करने के। मोहित ने अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा लिया। वो उसे पाने के चक्कर में उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहता था। कॉलेज में पार्किंग में एक ब्लैक कार आकर रुकी। सिम्बा ने जल्दी निकलकर दुआ के लिए डोर ओपन किया तो दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, आपका नाम क्या है? दुआ ने पीछे से उससे कहा, सिम्बा मैम। तो प्लीज़ सिम्बा भैया, हमारे लिए सब मत करिए, हमें बहुत अजीब लग रहा है, ये हम खुद कर सकते हैं, प्लीज़ आगे से मत करिएगा ऐसा, प्लीज़। दुआ ने प्लीज़ वर्ड को जोर देते हुए कहा, पर मैम सर के ऑर्डर है, मैं आपका ख्याल रखूं। सिम्बा ने उसे समझाते हुए कहा तो दुआ ने कहा, भैया आप इतना तो ख्याल रख रहे हैं और कितना रखेंगे? दुआ की बातों पर सिम्बा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी मैम। मैम नहीं, प्लीज़, हमारा नाम दुआ है, आप हमें अपनी छोटी बहन समझिए। जैसे ही दुआ ने ये कहा सिम्बा के दिल में कुछ हलचल सी हुई। चश्मे के पीछे दुआ ने को दिख रही उसकी आंखें, उसमें पानी आ गया। उसका शरीर कुछ ढीला हो गया
और उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, भैया भैया भैया, आप सुन रहे हैं ना? दुआ ने उसकी बाँह पकड़ धीरे से हिलाते हुए कहा तो सिम्बा अपने ख्यालों से बाहर आया। जी मैम। हाँ कहिए। सिम्बा अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बालों बोला तो दुआ ने कहा, फिर से मैम नहीं, दुआ कहिए हमें। सिम्बा ने उसकी बातों पर हाँ में सर हिला दिया। वो अपना बैग लेकर अंदर जाने लगी तो सिम्बा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। दुआ ने पलट कर देखा तो सिम्बा को अपने पीछे आते देखकर बोली, आप क्या पूरे दिन हमारे पीछे पीछे घूमेंगे? मैम सॉरी दुआ सर, मैम सॉरी दुआ सर के ऑर्डर हैं। सिम्बा ने कहा, आपके सर के ऑर्डर के भाड़ में, आप हमसे थोड़ी दूर बनाकर ही रहिएगा। हम नहीं चाहते कॉलेज में हम सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। वो अपनी बात पूरी कर चली गई। सिम्बा उसकी बात मानते हुए उसे कुछ 10 कदम की दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। दुआ जब अपने दोस्तों के पास पहुंची तो उसे देखकर सबके चेहरे खिल गए। सबसे ज़्यादा तो मोहित खुश हुआ था दुआ को देखकर। आज वो बहुत दिनों बाद दुआ को देख रहा था। उसके चेहरे से मोहित की नज़रें हट ही नहीं रही थी। उसने मुश्किल से सबको समझाया और उनसे अपनी नज़रों को हटाया। उसे ना चाहते हुए भी मानना था कि दुआ अब उसकी सिर्फ दोस्त है, वो उसकी ज़िंदगी में कभी शामिल नहीं हो सकती। दुआ सबके साथ बैठ गई। तभी ईशा की नज़र दुआ के कुछ दूर पर खड़े सिम्बा पर गई। उसकी नज़रें एकटक दुआ पर थी। ईशा ने उसे देखते हुए कहा, यार दुआ, वो कौन है जो तुझे देखे जा रहा है? ईशा की बात सुनकर दुआ के साथ साथ सबने मुड़कर सिम्बा को देखा। दुआ ने उन्हें बताते हुए कहा, वो सिम्बा भाई हैं, हमारे बॉडीगार्ड। दुआ की बातें सुनकर सबने एक साथ चौंकते हुए कहा, बॉडीगार्ड? हाँ बॉडीगार्ड, शैतान ने हमारे पीछे इन्हें लगा दिया है। दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा तो ऋषि और मोहित ने दोनों ने एक साथ कहा, बॉडीगार्ड पर क्यों? ईशा ने सवालिया नज़रों से दुआ को देख रही थी। आयशा को समझ आ गया था कि उसने कंफर्म करते हुए कहा, कहीं शौर सर ने तो ये आयुष के डैड के भेजे गुंडों की वजह से तो नहीं किया? दुआ ने उसकी बातों पर बस सर हिला दिया। उन तीनों ने फिर एक साथ कहा, ये आयुष कौन है और गुंडे, हमें सब बताओ। तीनों के पूछने पर आयशा ने उन तीनों को उस दिन का पूरा किस्सा सुना दिया। आयशा की बात सुनकर ऋषि और मोहित दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन खुद से बोले, क्या डेंजरस आदमी है ये शौर्य, उसे इतना मारा कि वो कोमा में चला गया। ईशा ने खुश होते हुए कहा, वाह क्या बात है शौर्य सर ने उसे इतना मारा कि वो कोमा में चला गया। वाह दुआ, यू आर वेरी लकी। ईशा की बातों पर ऋषि ने उसे घूर कर देखा तो ईशा से कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सीखो कुछ शौर्य सर से, कितना पॉजिटिव है वो दुआ के लेकर। ईशा की बात सुनकर आयशा हंसने लगी और हंसते हुए बोली, बस कर यार, तू क्यों बेचारे ऋषि को जेलस फील करा रही है। वो पांचों ऐसे ही हंसते हुए बातें कर रहे थे और सिम्बा एकटक दुआ को देख रहा था, या यूँ कहें कि घूर रहा था। उसकी आंखों पर चढ़े चश्मे की वजह से किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो दुआ को कैसे देख रहा है। सिम्बा को दुआ के चेहरे में किसी और लड़की का चेहरा दिख रहा था। वो लड़की बहुत मासूम और प्यारी थी। उसके होठों में एक नीचे छोटा सा काला तिल था, उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। सिम्बा उसे चेहरे को याद कर धीरे से मुस्कुराया, पर अगले ही पल एक तेज चीख ने उसकी हंसी छीन ली और आंखों के सामने वो खूबसूरत हंसता हुआ चेहरा खून से भीगा हुआ उसे दिखने लगा। रईज़ादा पैलेस। शौर ने मीरा को बता दिया था कि उसे अब आगे क्या करना है। मीरा ने कब से इंतज़ार कर रही थी कि शौर क्या हाँ कहे और वो दुआ को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए। शौर से बात करने के बाद से ही मीरा तैयारियों में जुट गई थी। उसने मन्नत को ही कॉल करके बता दिया था कि वो उससे मिलने आ रही है। उधर मन्नत भी तैयारियों में लगी हुई थी। उसने असद और ऑफिस जाने से रोक दिया था, पर आरव वो स्कूल गया हुआ था। सैम ने बहुत सोच समझकर वापस जाने का फैसला ले लिया। वो अपना बैग लेकर रूम से बाहर आई तो रिधिका ने उसके ऊपर तंज कसते हुए कहा, तुझे यहाँ लाया था ताकि तू शौर को अपने काबू में कर सके, पर तूने तो उसे किसी और का ही हो जाने दिया। राधिका की कड़वी बातें सुनकर सैम ने अपनी बुड्ढी भींच ली। बहुत फैशन आइकॉन बन रही थी तू,
पर तेरी खूबसूरती किसी काम की नहीं, उसे तो फंसा भी नहीं पाई। राधिका अपनी बात पूरी कर चली गई। सैम उसकी बातें सुनकर गुस्से से भर गई, पर उसने कहा कुछ नहीं। वो मन ही मन खुद से बोली, मैं वापस लौटूंगी और सबसे पहले तुझे सबक सिखाऊंगी बुढ़िया। तू देखना तुम सबके साथ क्या करती हूँ। मैं और शौर्य तुम्हें तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। बेइज्जती की तुमने उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मेरी इंसल्ट की, मुझे इग्नोर किया। सैम खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई। उसने पलटकर देखा तो रक्षित उसके ऊपर ही हंस रहा था। रक्षित ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ मिस सुनैना? ओह सॉरी सैम यादव, तुम्हारा सपना टूट गया इस पैलेस की क्वीन बनने का। वो बोलते हुए इसके पास आया तो सैम ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, रक्षित डोंट। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए रक्षित ने कहा, तुम्हारे फ़ायदे की ही बात करने आया हूँ। तुम इस पैलेस की क्वीन बन सकती हो अब भी। सैम ने उसकी बातों पर अपनी एक आईब्रो पर उठा कर देखा तो रक्षित ने उसके कान के पास आकर कुछ कहा। सैम ने उसे दूर होते हुए कहा, अपना बकवास आइडिया अपने पास रखो। रक्षित फिर से हंसते हुए बोला, वो तुम्हारा कभी नहीं होगा, मत देखो उसके सपने, वो अब किसी और का होने जा रहा है। वो बोलते हुए चला गया। सैम गुस्से से अपना पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गई। कौन है सिम्बा और क्यों इस तरह से देख रहा है दुआ को? मीरा दुआ के घर आई थी, पर इस बार वो ना शौर्य के साथ आई थी और ना अकेली आई थी, बल्कि आज उसके साथ राधिका भी आई थी। राधिका ने जब मीरा को तैयारी करते देखा तो पूछा, भाभी आप कहाँ जा रही हैं? इतनी सारी तैयारी किस लिए? राधिका के पूछने पर मीरा ने कहा, राधिका मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। आज शौर्य की शादी की डेट फिक्स होने की है तो तुम मेरे साथ चल रही हो ना? भाभी कैसी बात कर रही हैं आप भला? हमारे शौर्य की शादी और मैं ना जाऊं? मैं बस 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। अपनी बात पूरी कर वो तैयार होने चली गई और कुछ ही देर में वो तैयार होकर मीरा के साथ दुआ के घर के लिए निकल गई। राधिका ने कार में से निकलकर घर पर एक नज़र डालते हुए बोली, भाभी आप शौर्य की शादी इस घर में कर रही हैं? ये तो माचिस के बॉक्स जितना है। कहाँ हम और कहाँ ये लोग? राधिका की कड़वी बातें सुनकर मीरा ने उसे समझाते हुए कहा, राधिका घर छोटा हो तो क्या हुआ, यहाँ रहने वालों का दिल बहुत बड़ा है। मीरा को दुआ की घर वालों की तरफदारी करते देख राधिका ने मुंह बना लिया। वो मीरा के पीछे पीछे चलते हुए बोली, पता नहीं कैसी होगी ये लड़की जिसका जादू शौर्य पर चल गया और शौर्य जैसा लड़का भी उसके प्यार में पागल हो गया। शौर्य के डेविल बिहेवियर से सब वाकिफ़ थे, सब जानते थे शौर्य लड़कियों से कितना चिढ़ता है। लड़कियां उसे फूटी आंख नहीं पाती। उसके पिता के साथ जो हुआ उस इंसिडेंट से शौर्य की नज़रों में लड़कियां को गिरा ही दिया था। उसके तो यही लगता था कि लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, पैसे देकर किसी भी लड़की को खरीदा जा सकता है। पर दुआ ने शौर्य की इस सोच को बदल दिया था। वो ना उसके पैसे के आगे झुकनी, बल्कि रिश्ता ना होते हुए भी उसने उसकी जान बचाई और उसे बचाने के लिए अपना ब्लड तक उसे डोनेट किया। दुआ की यही बातें शौर्य के स्टोन डैम हार्टेड दिल में भी अपना घर बना गई और वो ना चाहते हुए भी उसका दीवाना हो गया। वो पहली लड़की थी जिसने उसे छुआ था। वो उसके उस एहसास से इस कदर खोया कि उसे पाकर ही माना। न सिर्फ उसके उस ढूंढा बल्कि खुद से प्यार करने पर मजबूत कर दिया। और आज दुआ के ऊपर उसका पूरा वर्चस्व था। वो उसका आसमान ही नहीं बल्कि उसकी ज़मीन भी था। दुआ के पूरे वजूद पर अब सिर्फ शौर्य का साया था। अर्थ ने बताया था कि वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। एक बार उसे अपनी खुद की आंखों से देख लूं फिर बताती हूँ, राधिका ने मन ही मन बोलते हुए चले जा रही थी कि तभी गार्डन की गीली मिट्टी में उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिरने लगी। पर तभी उसके पीछे से आ रहे सर्वेंट्स ने उसे गिरने से बचा लिया। राधिका ने झुककर देखा तो उसकी महंगी ब्रांडेड साड़ी जिसकी कीमत लाखों में थी वो मिट्टी में खराब हो चुकी थी। ये देखकर उसका गुस्सा कुछ और बढ़ गया। उसका तो मन किया कि वो अभी लौट जाए, पर दुआ को देखने की चाहत उसे अंदर आने पर मजबूर कर रही थी। वो
मन मारकर अंदर चली गई। एक दूसरे को सादर नमस्कार करते हुए सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। मन्नत और असद के साधारण कपड़े को देखकर राधिका ने अपना मुंह बना लिया और धीरे से मीरा के पास बनाई। भाभी, इनसे ज़्यादा अच्छे कपड़े तो हमारे घर के नौकर पहनते हैं। राधिका की बात पर मीरा ने उसे देखते हुए कहा, ये कैसी बात कर रही हो तुम राधिका? ये बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हें सिंपल रहना ही पसंद है। राधिका ने मीरा की बातों पर मुंह बनाते हुए खुद से कहा, सिंपल रहना पसंद है? यह इनकी औकात ही नहीं है ब्रांडेड कपड़े पहनने की। राधिका ने जो कुछ भी कहा था वो असद ने नहीं सुना था, पर मन्नत जो उनके थोड़ा नज़दीक बैठी थी उसकी कानों में ये बातें अपना दिशा रुख मोड़ ना सकी। उसने राधिका की सारी बातें सुन ली थी। वो राधिका की बातों पर कुछ शर्मिंदा सी हुई। साथ ही पीछे खड़े आरब से भी राधिका की बातें सुन ली। मन्नत ने उसे कुछ इशारा किया तो वो अंदर चला गया। मीरा ने बातों के बीच में ही बात बदलते हुए कहा, दुआ कहाँ है? क्या वो कॉलेज गई है? जी, दुआ बस आती ही होगी। और एक सादा सा जवाब सम्मान में साथ मन्नत की तरफ से आया, जिसे सुनकर एक बार फिर राधिका अपने मन ही मन बोल पड़ी, यह शादी तय हो रही है और उस मैडम को पढ़ाई की पड़ी है। अरे अब क्या करेगी पढ़कर, जब समुंदर ही सबसे बड़ी मछली बिना कोई मेहनत किए उसके हाथ लग गई। उसका इशारा शौर्य की तरफ था। उसने अपनी काजल भरी आंखों के चारों तरफ घुमाया और घर का मुआयना लिया। घर को देखते हुए वो फिर से मन ही मन बोली, क्या किस्मत है इस लड़की की कि इस झोपड़ी में रहने वाली कुछ दिनों में पैलेस की रानी बन जाएगी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। दुआ असद और मन्नत को ग्रीट करते हुए उनके पास आई। मीरा और राधिका को सामने आकर हाथ जोड़कर उसने नमस्ते किया और झुककर दुआ और ने मीरा के पैर छू लिए। राधिका तो इसे अवाक नज़रों से देखती ही जा रही थी। क्या इस बित्ते भर की लड़की ने शौर को अपने पीछे पागल कर रखा है? उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने दुआ को देखते हुए कहा। राधिका ने दुआ को हाइट पर कमेंट किया था, पर जैसे ही उसके चेहरे पर नज़र गई तो उसके चेहरे पर देखकर बोली, एक खूबसूरत चेहरे के अलावा इसके पास है ही क्या? मन्नत ने दुआ से कहा, आओ तुम तैयार हो जाओ, तब तक हम सबके लिए खाना लगाते हैं। दुआ ने अपने रूम में आकर शौर्य को कॉल किया। शौर्य ने एक रिंग में ही दुआ का कॉल रिसीव कर लिया। आपकी मम्मा आई हैं, पर उनके साथ एक आंटी भी हैं, दुआ ने कहा तो शौर्य ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, वो मेरी आंटी हैं। ओह अच्छा, पर वो हमें इतना घूर क्यों रही हैं? दुआ की बात सुनकर शौर्य मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि उन्हें तुम ज़्यादा पसंद हो। शौर्य की बातों पर दुआ ने मुंह फुलाते हुए कहा, हमें नहीं लगता हम उन्हें पसंद हैं, वो तो हमें जिस नज़रों से देख रही थी हमें। शौर्य ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम माँ को पसंद हो इतना काफ़ी है। अच्छा, हम आपसे बाद में बात करते हैं, हमें सब नीचे बुला रहे हैं, दुआ ने कहा और शौर्य ने ओके कह दिया। शौर्य से बात करने के बाद दुआ सोचने लगी, उसे राधिका को इसे इस तरह घूमना पसंद नहीं आया। दुआ शौर्य की बात करने के बाद रेडी होकर नीचे आई। तब तक मन्नत सबके लिए खाना लगा चुकी थी। सबने एक साथ खाना खाया। राधिका तो बस मीरा की बात मानकर बैठ गई, वरना वो खाने को छूती तक नहीं। खाने के बाद मीरा ने वो कहा जो वो कहने आई थी। भाई साहब, मैंने शौर्य की कुंडली पंडित जी से दिखाई थी और उन्होंने कहा है कि इस महीने की 18 तारीख को शादी का मुहूर्त निकला है। आपकी क्या राय है भाई साहब? असद ने मीरा की बात सुनकर सोचते हुए कहा, तारीख तो अच्छी है, पर इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी? असद की हाँ में सुनकर मीरा खुश होते हुए बोली, इसकी टेंशन आप मत ले, सारी तैयारियां शौर्य कर लेगा। मीरा की बातों पर असद ने कहा, आपने इतना कुछ कर रही है, पर कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, हमें पूरी करनी है, हम कर लेंगे। मीरा मुस्कुरा दी तो वहीं राधिका ने मुंह बनाते ही मन खुद से बोली, पूरी एक ज़िंदगी कम पड़ जाएगी उतना पैसा कमाने जितना हमारा शौर्य एक दिन में कमाता है। तभी दुआ वहाँ आ गई और मीरा
ने उसे भी शादी की डेट बताई। दुआ को तो शौर्य की वार्निंग याद आई थी, इसलिए उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। राधिका एक बार फिर दुआ को देखते हुए मन ही मन बोली, क्या इसे सब कुछ मिल जाएगा? शौर्य से शादी कर ये 2 टके की लड़की पैलेस की रानी बन जाएगी। कुछ सोच राधिका, कुछ सोच, जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लड़की इसके हाथ का तो मैं पानी बना पीऊँ। शादी के बाद हर चीज़ के लिए मुझे इसके सामने हाथ फैलाना होगा। नहीं नहीं, मैं इसके सामने हाथ नहीं फैला सकती। वो एकटक दुआ को देखते हुए खुद से बोले जा रही थी। उसका बस चलता तो वो ये शादी अभी कैंसिल कर देती और उन्हें खड़ी खोटी सुनाकर अलग चली जाती। उनके जाने के बाद दुआ ने सुकून की सांस ली। आरब उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ऊपर ले गया। उसके जाने के बाद मन्नत ने असद से कहा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मन्नत की बात सुनकर असद वहीं बैठे रहे। मन्नत ने कहना शुरू किया, मीरा जी बहुत अच्छी हैं, उनका नज़रिया बात करने का तरीका सब अच्छा है, वो दिल की भी बहुत अच्छी है, पर हमें उनकी देवरानी कुछ अलग विचारों वाली लगी। क्या हमारी दुआ उनके साथ घुल मिल पाएगी? असद देख रहे थे कि मन्नत के चेहरे पर चिंता की लकीरें कितनी उभरी हुई थी और वो दुआ को लेकर कितनी परेशान थी। असद ने मन्नत के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम ज़्यादा सोच रही हो। हमारी दुआ अपने प्यार से सबके दिलों को घर बना लेगी और फिर शौर्य मीरा भी तो उसका ख्याल रखने के लिए है। वो बहुत खुश रहेगी उनके साथ। असद की बातों से मन्नत को कुछ राहत मिली। आरब दुआ को अपने रूम में ले आया और उसे अपने सामने बैठा कर उसे देख रहा था। दुआ ने भौं चुका कर पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो? दुआ के सवालों का जवाब देते हुए आरब ने कहा, आपा, आप इस घर को छोड़कर चली जाएंगी, हम कैसे रहेंगे आपके बिना? बोलते हुए आरब के दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए और होठों को गोल कर आगे बोला, प्रॉमिस, अब हम आपसे कभी नहीं लड़ेंगे, हम आपकी आइसक्रीम चॉकलेट कुछ नहीं खाएंगे, प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइए। दुआ को उसका फ़नी फेस देखकर हंसी आ रही थी और उसने आरब को और चढ़ाते कहा, पर आप भी तो हमें हमेशा भेजना चाहते थे। हमारे जाने के बाद हमारा कमरा आपको मिल जाएगा, जो आप हमेशा से लेना चाहते थे। हमें नहीं चाहिए आपका कमरा, बस आप हमेशा हमारे साथ रहिए, आरब ने रुआसी आवाज़ में कहा। जो दुआ ने उसे जल्दी से गले लगा लिया और उसके सर पर हाथ हिलाते बोली, आप हमसे इतना प्यार करते हैं? दुआ ने पूछते पर आरब ने हाँ में सर हिला दिया। दूसरी तरफ मुंबई में रात के करीब 2 बज रहे थे। रेलवे स्टेशन पर इक्का दुक्का आदमी ही दिख रहे थे। सारी ट्रेनें अपने टाइम से जा चुकी थी, पर एक आदमी उसकी टाइमिंग रात 2:30 बजे की थी। एक लड़की रेलवे स्टेशन से भागते हुए अंदर आई। उसने अपने चेहरे पर शॉल से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें शायद उसके कपड़े थे। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। शायद कोई उसका पीछा कर रहा था, जिससे वो बचकर भाग रही थी। वो कभी पीछे तो कभी इधर उधर देखते हुए जा रही थी कि तभी वो किसी के पैरों से टकरा गई। उसने गिरने से खुद को संभाल लिया, पर उसके चेहरे पर शॉल खिसक गया और उसका खूबसूरत चेहरा दिखा। हिरनी जैसी 2 बड़ी बड़ी आँखें, गुलाबी पंखुड़ियों जैसे होंठ, आँखों में डर और चेहरे पर बेचैनी समेटे एक बार फिर उसने खुद को उस शॉल से ढक लिया। वो जैसे ही आगे बढ़ी तो उस महसूस हुआ कि किसी ने उसका एक पैर पकड़ा हुआ है। वो घबरा कर पलट कर देखने लगी। एक आदमी जिसकी लंबे बाल और दाढ़ी थी, बढ़ी हुई, उसमें कपड़े भी कुछ गंदे थे। वो उसे अपने डरावने चेहरे पर बड़ी सी खौफ स्माइल लिए उसे देख रहा था और उसका एक हाथ उस लड़की के पैर को पकड़े हुए था। उस लड़की ने अपना पैर छुड़ाते हुए कहा, देखिए प्लीज़, मेरा पैर छोड़िए, मुझे जाना है, मेरी ट्रेन आने वाली है। उस आदमी ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुझे? नींद में जगाया है तूने, तो अब सुला कर भी जा। उस लड़की ने अपनी नज़रें घुमाई तो उस आदमी के आसपास लेटे आदमी भी उठ गए और हंसते हुए उसे देखने लगे। उस लड़की का डर लग रहा था तो उसने शैतानों के बीच से निकलने के लिए दूसरे पैर से उस हाथ पे मारा जिस हाथ से उसने उसका दूसरा पैर पकड़ा हुआ था, और एकदम से वो हाथ छूट गया, पैर छूट गया और वो
फिर भागने को हुई तो जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।